जय हिंद। आइए अब हम एक नए टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में या फिर जहाँ भी डेमोक्रेसी है, जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं और सही मायनों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस देश में पीपुल्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि लोकतंत्र का अगर डेफिनेशन ही अगर अब्राहम लिंकन के द्वारा आप अगर जानेंगे तो यही होता है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब इसका हिंदी टर्म भी अगर आप समझोगे तो लोकतंत्र डेमो और क्रेटिया से मिलके बना है डेमोक्रेसी, ऐसे हिंदी में लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। ठीक है, अब है कि यहाँ है कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। जैसे हमारे भारत देश में पूरे के पूरे 3 ऑर्गन रखा गया है और तीनों के कार्य जो है बताए गए हैं कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वह नियम कानून को बनाएगी, विधायिका जो है नियम को निर्माण करेगी, एक्सिक्यूटिव जो है उसे इम्प्लीमेंट करेगी और जुडिशियरी जो है न्याय व्यवस्था देखेगी। अब है कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है नियम कानून बनाती है, लेकिन आप जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो कई एक प्रकार की डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग जानते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो स्विट्जरलैंड वगैरह में, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो भारत वगैरह में, जहाँ की हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह प्रतिनिधि हमारे लिए नियम कानून को बनाता है। कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी इसे कहा जाता है। लेकिन कई बार होता है कई मायनों में कि ठीक है, हमने एक जो है बहुमत की सरकार बना दी और वो हमारे लिए विधायिका में नियम कानून को फ्रेम करती है। मुख्यतः होता यही है। कई बार ऐसा आप देखोगे कि चलो सरकार ने तो नियम बना दिया, लेकिन सड़कों पर लोग धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे फार्म लॉ के अंत में देखो, इसे सरकार के द्वारा रिपील करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे नियम कानून जब सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जबकि वो चुनी हुई सरकार होती है और उसे संसद के द्वारा पारित किया जाता है, मतलब जो भी प्रोसीड्यूर्स हैं, जो भी विधि है, उस अनुसार जो है नियम बनाए जाते हैं, फिर भी लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन देते हैं। इनका भी अपना संवैधानिक अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। खैर, वो तो एक चीज़ है कि विरोध प्रदर्शन और पक्ष और विपक्ष का एक कह सकते हैं अच्छा संवाद है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि अगर कोई आपसे असहमत भी है तो उसे भी साथ लेकर चले, नहीं तो फिर तो वो डिक्टेटरशिप हो गया, मिलिट्रीशिप हो गया या कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जहाँ की विपक्षियों की बात नहीं सुनी जाती है, जैसे चाइना वगैरह में। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हो कि सब पीपल, सारी जनता, जैसे स्विट्जरलैंड में जो है कोई भी नियम कानून को बनाती है तो वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है रूल्स रेगुलेशन को फ्रेम करने वक्त। अब क्या हो, इतनी बड़ी देश में तो ये संभव है नहीं कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, एक जगह बैठें, सभा लगाए और कह सकते हैं कि नियम कानून को बनाए, सब एक जगह बिल को पारित करे, वोट डाले। नहीं, हमेशा ये पॉसिबल ही नहीं, इतनी कह सकते हैं पॉपुलेटेड और इतने बड़ा देश में। ठीक है, विश्व की कह सकते हैं सबसे बड़ी अगर आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चाइना में बड़ी आबादी है लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से अगर आबादी के आधार पर हम कह सकते हैं पूरी के पूरे अन्य राष्ट्रों के साथ इसका अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, डायरेक्टली तो संभावना ही नहीं है बनती, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम जब नियम कानून को बनाते हैं, बनाया हमारे द्वारा ही जाता है, हमारे द्वारा चुने के प्रतिनिधि के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन कई बार जो है हमारी मांग या हमारी जो ड्रीम है, एस्पायरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके अनुरूप ना होकर वह नियम हमारे विपरीत होता है, तब हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन एक ट्रेंड, एक पॉलिसी, एक कह सकते हैं मैकेनिज्म भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया है, वह है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। मुख्यतः यह है, प्री के मतलब है पूर्व, लेजिस्लेटिव का मतलब है कोई भी नियम ना कानून जो विधायिका बनाती है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, तो कोई भी नियम बनाने से पूर्व ही जनता की अनुमति ले ली जाए। ऐसे होता क्या है कि अगर आप बिना अनुमति का जैसे फॉर्म लॉ बना दिए,
फिर कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, अंत में आपको बिल वापस भी लेने पड़े। क्या होता अगर आप कोई भी नियम कानून बनाने से पूर्व ही जनता की राय मशवरे और उसके एस्पिरेशंस, उसके ड्रीम, उसके क्रिटिसिज्म, उसके ओपिनियन, उसके सजेशन, उनके एडवाइस अगर ले लिए गए होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, लेकिन हाँ यह कह दिया जाए कि सारे बिल में पॉसिबल नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं था तब तक यह संभव नहीं था। वो न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से जो कुछ ही लोगों तक सीमित है, आम जनता तक सीमित नहीं है। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विश्व का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इंटरनेट, मोर देन 45 करोड़ कह सकते हैं ना कि इंटरनेट यूजर भारत में है, 20 to 25 करोड़ सोशल मीडिया यूजर भारत में है। विश्व का सबसे सस्ता अगर नेट कहीं मिलता है तो भारत में मिलता है। अब इतनी फैसिलिटी होने की वजह से धीरे धीरे लोकतांत्रिक और सरकारों के बारे में लोगों की जागरूकता भी बढ़ रही है। तो पहले होता था कि जो न्यूज़पेपर होता था उसमें संपादक लिखा करते थे, या जो फिर राजनीति के विशेषज्ञ होते थे वही लिखते हैं। आज अगर हमें सरकार की नीतियों की आलोचना करनी है तो हम ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी कर सकते हैं। एक प्रकार से हम स्वयं का एक संपादक हो गए, इजंट इट। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सरकार नीति बनाती है तो अब ऐसा मैकेनिज्म आ गया है इस डिजिटल इरा में, इस टेक इरा में, कि हम अपनी बातों को सरकार के पास और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, भले ही कोई भी माध्यम हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही क्यों ना हो। और बहुत सारे सरकार के ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जैसे माई गॉव प्लेटफॉर्म वगैरह है। तो 2014 के बाद प्री कंसल्टेशन पॉलिसी की व्यवस्था की गई, जिसमें कि है सरकार को हम कोई भी नीति जब बनाने जाती है तो वह उस प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं कि उसकी समरी रख देती है, मतलब कुछ बिंदुओं में बताती है कि यह नियम कानून किस लिए बनाए जा रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म इम्पैक्ट होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को वहाँ जो है एक प्रकार से उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे या मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे रखे जाते हैं और एक प्रकार से ड्राफ्ट करके वहाँ रख दिया जाता है। और ड्राफ्टिंग के बाद लोगों से उस पर राय मांगी जाती है, सजेशन मांगा जाता है, उस पर उसके ओपिनियंस मांगे जाते हैं, और कोई अगर आलोचना करना चाहे वो आलोचना भी करता है, और साथ साथ कुछ सुझाव देना चाहे कि इसमें और यह इंक्लूड होना चाहिए, यह चीज़ें भी जो है जनता वहाँ रख सकती हैं। ठीक है, आगे है हम इसमें अब इसके माध्यम से पढ़ते हैं द प्रोसेस सिटीजन एंगेज विद द गवर्नमेंट। देखो, प्री कंसल्टेशन पॉलिसी एक प्रकार सा एक विधि है, एक प्रोसेस है, एक जरिया है, जिसमें कि आम लोग जो है, कॉमन सिटीजन जो है, वह सरकार के साथ जो है इंगेज होता है। ठीक है, एंड बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक, कमेंट ऑन पॉलिसीज। कोई भी पॉलिसी जो सरकार बनाती है उसके ऊपर वो अपना फीडबैक, ठीक है, अपने ओपिनियन देकर, ठीक है, एक प्रकार से डायरेक्टली इंगेज करने का प्रयास किया जाता है। डायरेक्टली पार्टनरशिप होता है कोई भी विधायी का कार्य में। देखिए, जब भी ड्राफ्ट बिल तैयार होता है कोई भी पार्लियामेंट में पारित होने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा ही, संसद के द्वारा ही बनाए गए नियम जो है मान्य होता है। ठीक है, तो बिकम अ लॉ, वह नियम बनता है। तो नियम से पूर्व, मतलब नियम बनने के बाद लोग क्रिटिसाइज करें, इससे अच्छा है कि पहले ही ओपिनियन मांग लिया जाए। तो ये एक ट्रेडिशन चलाया गया था 2014 के बाद से। ठीक है, 2014 के बाद से इसे अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि मोदी जी के द्वारा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी में बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए गए थे। तो उसमें जनता की राय सबसे बड़ी जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र में होनी भी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आप काम, सेवा भाव या जिस भी उद्देश्य से आप करें, कर तो रहें जनता के लिए ही ना। तो क्यों ना मतलब अच्छा हो कि अगर आप जनता से राय मशवरा और सलाह हर एक बिंदुओं पे जो भी नियम कानून आप बनाना चाहते हैं उसमें लें, तो ये अति उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। ठीक है, तो वेन एवर द गवर्नमेंट मेक लॉ, जब भी सरकार नियम कानून को बनाती है या उसकी ड्राफ्ट तैयार करती है, मस्ट प्लेस ए ड्राफ्ट वर्जन ऑफ इट इन द पब्लिक डोमेन। तो उस ड्राफ्टिंग की, कोई भी बिल को तैयार होता है तो उसकी ड्राफ्ट जो है पब्लिक डोमेन में एक बार रख देना चाहिए। ठीक है, एंड फॉर एटलीस्ट 30 कम से कम 30 दिनों के लिए, 30 दिनों तक के लिए तो होना ही चाहिए, ताकि वह सरकारें जो है 30 दिनों तक कोई भी अगर पब्लिक डोमेन में रखे तो लोग जो है 30 दिनों के अंतराल में अपने राय मशवरा वगैरह सब दे
कुछ आलोचना करनी है तो आलोचनात्मक, लेकिन सकारात्मक आलोचना करें कि जैसे ये चीज़ अगर हो तो यह बिल में और इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब साथ साथ सरकार को यह भी बताना होगा कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे अभी कोई भी लेबर लॉ आया, फार्म बिल आया, ठीक है, या कोई भी बिल अगर लाती है सरकार, जैसे IT रूल्स आए, ठीक है, तो बताना होगा कि इस रूल्स, इस लॉ, इस नियम, इस कानून के जरिए क्या समाज पे इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्या वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी किस प्रकार से तीव्र गति से बढ़ेगी। क्योंकि हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ एंड कह सकते हैं कानून का मल्टी डायमेंशनल उसका इम्पैक्ट होता है। तो तभी सभी जो है बहुयामी रूपों में जो है उसके प्रभाव का जो है यहाँ एक प्रकार से ढांचा आपको रखना होगा। और उसके बाद फिर हर एक बिल को जो है मौलिक अधिकारों के लेंस से गुजरना होता है कि इफ़ एनी बिल violate the fundamental right, if any law made by the parliament try to breach with the fundamental right, in that case Supreme Court will step down। कोई भी नियम कानून अगर मौलिक अधिकारों के विपरीत जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट भी उसके पास यह अधिकार है कि उस नियम को, उस संसद के द्वारा नियम बनाए गए नियम को वह रद्द कर सकती है। तो इन तमाम आयाम और तमाम प्रारूपों से क्यों ना पहले ही गुजरा जाए, तो इसलिए पब्लिक डोमेन पे इसे रखा जाता है। आगे सबसे बड़ी बात है कि इसमें है पब्लिक पार्टिसिपेशन। आम लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन होगी। जो आम लोगों का, उसे भी लगेगा कि भाई सरकार में हम भी सम्मिलित हैं, सरकार जो भी बनाती है हमसे पूछ कर बनाती है, मतलब हम भी सरकार के अविभाज्य और अभिन्न हिस्सा है, अंग है। आगे है इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, नियम और विधि को बनाने में हम भी एक अहम बिंदु है। ठीक है, आगे सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट इसका इम्पोर्टेंस ये है कि फॉरम फॉर सिटीजन को एक फॉरम और एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां वो अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे क्या होता है, जैसे समाचार पत्र हो गए या टीवी चैनल हो गए, टीवी चैनल में कौन बैठते हैं भाई, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। आप बताओ, चाय वाले, समोसा बेचने वाले, पकौड़े बेचने वाले, या कोई भी आम जनता जो टेम्पो और ऑटो चलाता है, वो थोड़ी भाई टीवी में जाकर डिबेट करेगा, पॉसिबल ही नहीं। या फिर वो संपादकीय पृष्ठ लिखेगा, संभव भी नहीं। लेकिन वो फेसबुक सब कोई चलाता है, ट्विटर सब कोई चलाता है। अरे चलो ये फेसबुक पर बोल देगा नहीं भाई नीति खराब है या अच्छा है, जो भी हो, वो अपने मनोभाव को यहाँ व्यक्त कर सकता है। सरकारें सभी सोशल मीडिया पे भी है। ठीक है, आगे है इंटरेक्ट विद द पॉलिसी मेकर। सबसे बड़ी बात है कि वह पॉलिसी मेकर से इसके माध्यम से इंटरेक्ट होता है। एक इंटरेक्शन, एक ब्रिज, एक पुल क्रिएट होता है जो आम जनता और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब नियम कानून को बनाते हैं, इन दोनों के मध्य में एक ब्रिज क्रिएट होता है, एक संवाद का माहौल बनता है। आगे हाईलाइट डिस्कंटेंट, और साथ साथ अगर कुछ लोग जो इसकी आलोचना कर रहे हैं तो किन किन बिंदुओं पे इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसका भी हाईलाइट होता है, यह भी बातें सामने उभर कर आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सिटीजन ट्रीटेड एज अ पार्टनर। सिटीजन को एक पार्टनर के रूप में देखा जाता है कि सिटीजन भी एक पार्टनर है, एक हिस्सा है नियम कानून और विधायिका कार्य को संपन्न कराने में, इस देश के नियम को बनाने में। आगे है ट्रांसपेरेंसी। सबसे बड़ी बात है कि इससे पारदर्शिता भी आती है कि सरकार की नीति, सरकार की रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भविष्य में नियम कानून भारत के लिए बनने वाले हैं, वो पहले ही लोगों की पारदर्शी तरीके से सामने रख दिया जाता है एज इट इज। आगे है अकाउंटेबिलिटी। इससे सरकार की जवाबदेही भी तय होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सरकार ओपिनियन लेती है, उसी प्रारूप में फिर वह बिल में चेंजेस लाती है और फिर री इंट्रोड्यूस करती है। तो ये सब सारी की सारी जवाबदेही तय करने का एक माध्यम भी होता है। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं। जैसे देखो 2014 के बाद इसे अडॉप्ट किया गया, लेकिन 16 लोकसभा मतलब 186 बिल पारित हुए, 186 बिल जो है 16 लोकसभा में पारित किए गए, जिसमें कि 142 में कोई कंसल्टेशन मांगा ही नहीं गया। और इसमें देखो 17th लोकसभा में अभी तक 115 बिल जो है पारित हुए या टेबल हुए। ठीक है, 2019 के बाद से, जिसमें कि 30 ही ऐसे जो है बिल हैं जिसे कि प्री कंसल्टेशन के लिए रखा गया। तो ये पॉलिसी बड़ी अच्छी है।
उद्देश्य बड़ा अच्छा है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आप इस मायने में इसकी आलोचना कर सकते हैं कि चलो ये ठीक है, बड़ा तो उद्देश्य बड़ा मतलब सुंदर है कि अगर ऐसा हो तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसी पेपर पे अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उसे ग्राउंड लेवल पे अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो। ठीक है, कुछ चुनौतियां जो है, सबसे बड़ी चीज है कि लैक ऑफ और एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखो, अगर यह एक संवैधानिक अधिकार बना दिया जाए कि कोई भी बिल पार्लियामेंट में टेबल होगा, वो सबसे पहले 30 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में उसके ड्राफ्ट को रखा जाए, ऐसा अगर संवैधानिक प्रावधान कर दिए जाए तो कितना अच्छा होगा। और क्योंकि इसमें कोई संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बैकअप नहीं है, प्रावधान नहीं है, तो सरकार चाहे तो प्री कंसल्टेशन के लिए रख सकती है, सरकार ना चाहे तो प्री कंसल्टेशन के लिए नहीं रख सकती। यह सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे है रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन एक्सिक्यूटिव प्रोसीड्यूरल्स गाइडलाइंस। जो एक्सिक्यूटिव प्रोसीड्यूरल्स गाइडलाइंस है, ठीक है, जो नियम कानून को किस प्रकार से, किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, तभी जो है यह चीज़ें हर एक बिल के लिए लागू होगा। लेकिन इसके कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया तो वह एक धड़के में हटाया गया, अगर उसके लिए प्री कंसल्टेशन के लिए रख दिया जाता तो देश में कह सकते हैं कि तहलका और दंगा फसाद भी बढ़ सकते थे। तो कई बार जो है ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आता है, और कई बार ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, कई बार जो है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसमें कि एकदम इंस्टेंटली, तुरंत ही नियम कानून बनाने होते हैं। ठीक है, तो उस परिस्थिति में कंसल्टेशन का कोई गुंजाइश नहीं रहता। कई बार जो है हमें ऑर्डिनेंस लाने पड़ते हैं, जैसे अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं और कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया तो हमें ऑर्डिनेंस के माध्यम से नियम को बना दिए जाते हैं। फिर संसद जब सेशन में होती है तो 6 महीने के अंदर उसे पारित कर दिया जाता है। तो सर्कमस्टांसेस के अनुसार भी चीज़ें होती है, लेकिन मुख्यतः होना भी यही चाहिए कि आप पब्लिक से कंसल्ट करें। जैसे कॉमन चीज़ जो है, जैसे फार्म लॉ वगैरह हो गया, इस समय पब्लिक से कंसल्ट करना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, कोई ऐसा धारा 370 या कोई ऐसा बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशूज है तो चलो आप उसे झटके से हटा दो तो चल सकता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे है मैनुअल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स, और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स का मैनुअल है उसमें भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, ताकि यह एक पूरी की पूरी विधि का हिस्सा बन सके कि कोई भी बिल लाए तो उसे प्री कंसल्टेशन के लिए रखा गया है या नहीं। आगे है सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, जनता में अवेयरनेस है कि नहीं। चलो प्री कंसल्टेशन के लिए रख दिया और जनता इसको जानती ही नहीं है कि कौन से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है, कौन से बिल कहाँ रखा गया है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है जनता को बताने और अवेयर करने की भी ज़रूरत है, ताकि जनता जान सके और कोई भी नीति का निर्माण से पहले वो अपने ओपिनियन, अपने राय, अपने मशवरा सरकार तक पहुँचा सके। और कह सकते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा लोग जो पीपल हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें फॉर द, कह सकते हैं कि मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर देमसेल्फ। वो अपने लिए जब नियम बनाते हैं तो वह स्वयं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ठीक है, तो ये हो गया प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। इज दैट क्लियर? And if there were any queries, any comment, any suggestion, any advice, you may comment in the comment box. Or if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again. Have a great day.